इस वीडियो में हम लोग लेप्रेसी केयर के बारे में बात करेंगे। तो जो लेप्रेसी जिसे कुष्ठ रोग बोला जाता है, तो वो बीमारी हमारे स्किन को प्रभावित करती है, साथ में नसों को प्रभावित करती है और नसों के कारण जो नर्व्स होती हैं उसकी वजह से सूनापन आ सकता है या फिर पता न चले। और दूसरी चीज जो मांसपेशियां होती हैं उसको भी अफेक्ट कर देती है, तो मांसपेशियों की फंक्शनिंग भी प्रभावित हो जाती है। मांस का जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है, जैसे हाथ सूख सकता है, हाथ में गड्ढा गड्ढा दिख सकता है, फुट ड्रॉप हो सकता है, जैसे पैर जो हो नीचे झूल जाए, ऊपर न आए, किसी एरिया की मांसी ऐसा लगेगा कि वहां मांसी कम हो गया है। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति जब भी एमबीएमडीटी ट्रीटमेंट शुरू करता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि ये सारी परेशानी उसकी इन दवाइयों से ठीक हो जाएगी, तो जो कि बिल्कुल ही भ्रम है, गलत फैक्ट है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एमबीएमडीटी में जो दवाइयां हैं वो एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाइयां हैं या उससे मिलती जुलती दवाइयां होती हैं। तो वो लेप्रेसी जो कीटाणु है जो हमारे स्किन में नशे में बैठा हुआ है शरीर में, तो उस कीटाणु को तो वो मार देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी वजह से जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है तो उसकी भरपाई आधी अधूरी कर सकती हैं, या फिर कभी कभी पूरी तरह से वो डिसेबिलिटी छूट जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि सूनापन आया हाथ में, तो ऐसा हो सकता है कि सूनापन पूरा रिकवर कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 50% रिकवर करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से रिकवरी ना हो पाए, जीरो रिकवरी हो, ऐसा भी हो सकता है। मांस जो गया है वो मांस कुछ हद तक भर जाए या फिर वो खालीपन रह जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ बेसिक मेजर्स को अपनाना होता है जिसे लेप्रेसी केयर बोला जाता है। तो एक एक करके हम लोग जैसे बात करेंगे। जैसे जो सेंसरी लॉस है, मतलब जो सूनापन वाली प्रॉब्लम है, तो सूनापन में क्या है कि व्यक्ति की जो सेंसेशन है वो कम हो गई, उसे कम पता चलेगा। अब उसे ठंडा गर्म का कम पता चलेगा, उसे दर्द का कम एहसास रहेगा। तो इन सब की चीजों की वजह से स्किन में अल्सर, छाले, फफोले बनने का बहुत ज्यादा चांस होता है। जैसे कि अभी ठंड का समय है तो लोग पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो लेप्रेसी के मरीज में हाथ पैर में जिसका ग्लव एंड स्टॉकिंग हाइपोस्थीसिया एनेस्थीसिया होता है, तो सेंसेशन उतना अच्छा रहा नहीं क्या, तो वो गर्म पानी को छूते हैं तो उन्हें पूरा गर्म नहीं पता चलता, उन्हें लगता है कि अभी भी हल्का गर्म है और पानी गर्म किए चले जाते हैं। तो जो तेज गर्म पानी है वो भी उस व्यक्ति को कम गर्म या बिल्कुल जीरो, मतलब उसमें गर्माहट पता ही नहीं चल रही है। तो जो गर्म पानी है वो तो झलके तो पड़ जाएंगे, उसकी वजह से स्किन जल जाएगी और व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह लोग आग सेकते हैं ठंड में, तो आग का भी सेंसेशन खत्म हो गया है, तो अक्सर ओपीडी में आते हैं कि आग सेकने के बाद फफोले पड़ गए, स्किन जल गई, पता ही नहीं चला, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आप आग तो नहीं सेक रहे थे, तब वो रेट्रोस्पेक्ट में आंसर देते हैं, हाँ इस बीच में आग सेक रहे हैं। तो इसी तरह से आपको इन चीजों से बिल्कुल बचना है। जैसे आपको ठंड में आग नहीं सेकना है, यदि आपके हाथ पैर में सेंसरी लॉस है तो ठंड से बचने के लिए आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। गर्म चाय या गर्म दूध खुद से नहीं पकड़ना है, कोई व्यक्ति पहले चेक कर लेगा कि गर्मी कितनी है, ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा गर्म हो कि वो आपके हाथ ही जला दे, तो वो चेक करने के बाद ही आपको फिर वो लेना है। इसी तरह से गर्म पानी जो है, कोई दूसरा ठंड में नहाना है तो हल्का गुनगुना पानी कोई दूसरा व्यक्ति घर का चेक कर लेगा, फिर आप उसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो इससे जो इसकी वजह से होने वाला जो डैमेज है वो बच जाता है। प्लस प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाना है, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो रबड़ वाले या फिर कपड़े वाले दस्ताने पहन लें। इसी तरह पैरों में रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स अपनाए जाएं, जैसे कि आपको हमेशा जूते मोजे पहन के रखना है। आपको डेली अपने हाथ पैर का एग्जामिनेशन करना है, पैर को शीशे में देखें, देखें कि कहीं कट तो नहीं लग रही है, कहीं पर दरारें तो नहीं पड़ रही है, कहीं घाव तो नहीं हो रहा है, कहीं की स्किन मोटी तो नहीं हो रही है, कैलोसिटीज तो नहीं बन रही है। लेप्रेसी में मांस सूख जाने की वजह से कैलोसिटीज बनती हैं, घट्टे बनने लगते हैं, जो कि बाद में क्रैक कर जाते हैं, फिर वो घाव बन जाता है। और वो घाव ठीक होने में कई बार लंबा समय ले लेता है और उसके लिए कुछ एडिशनल मीजर भी करना पड़ता है। जैसे कि कुछ इंजेक्शन बेस्ड थेरेपी होती हैं, जैसे एक थेरेपी होती है पीआरएफ, प्लेटलेट रिच फिब्रिन थेरेपी, जिसमें आपका ब्लड लेकर के मशीन में प्लाज्मा तैयार किया जाता है, फिर उस घाव में भरा जाता है, तब जाके वो घाव ठीक होता है। इसी तरह से डेली अपने पैरों को 10 मिनट गुनगुने पानी में रखें, पैरों को 10 से 20 मिनट। उससे क्या होगा, डेड स्किन जो होगी वो थोड़ी फूल जाएगी और उसको हल्का हल्का किसी खराब ब्रश से या फिर पुमाइस स्टोन से उसको रगड़ करके, जहां घट्टे बन गए हो या मोटी हो गई हो चमड़ी, उस पर उसको रब करके साफ कर दें, उस डेड स्किन को साफ कर दें, जिससे कि प्रेशर कैलोसिटीज या वहां की स्किन फटने से बच जाए। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्किन को अच्छे से पोंछ करके उसको कोकोनट ऑयल उसका लगा देना है, जिससे कि वो पूरी तरह मॉइस्चराइज रहे। जूतों का जब चुनाव करना है आपको, तो ये ध्यान रखना है कि जूतों का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, आगे का जो हिस्सा वो चौड़ा होना चाहिए, जिससे कि आपके पैरों पे प्रेशर न पड़े।
इसी तरह डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए तमाम तरह के अब फुटवियर्स आ गए हैं। तो अभी के समय पर बहुत सारे लेप्रेसी जो संस्थाएं हैं वो अब फुटवियर्स बना रही हैं। अभी के समय जैसे 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक है मुंबई में, एक है बिहार में और एक दिल्ली में है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी से, गूगल की मदद से, गूगल जो आप सर्च करते हैं उसकी मदद से 3D मैपिंग करके, जैसे कंप्यूटर अच्छे से माप कर ले रहा है कहाँ कहाँ डिफॉर्मिटी है, कहाँ कहाँ गड्ढा है, तो उस हिसाब से विशेष प्रकार के चप्पल इन हॉस्पिटल में फ्री में, मुफ्त में मिल जा रहे हैं। तो इन सब चप्पल, रबर का, ये सब का आपको इस्तेमाल करना होगा यदि आपके पैरों में सूनापन है, डिफॉर्मिटी या मांस की कमी है तो। नेक्स्ट पार्ट आता है कि मांस जो कम हो गया है उसका क्या किया जाए, और उसकी वजह से जो उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, हाथ टेढ़े हो गए हैं, फिर उसको कैसे टैकल किया जाए। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज का मदद लेना पड़ेगा। अक्सर इस चीज को मरीज हल्के में ले लेते हैं, जैसे उन्हें लगता है दवाई तो खा ही रहे हैं, मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी। जैसे यदि उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हो गई तो उन्हें पीछे की ओर इसको करके मल्टीपल टाइम एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज दोनों आते हैं। तो ये आपको अपने डॉक्टर से मिल करके अपने डिफॉर्मिटी के हिसाब से तय करवा लेना है कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सूट करेगी। दूसरी चीज, फिजियोथेरेपी का भी हेल्प लेना पड़ सकता है। कुछ फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं वो भी, तो उनसे भी आपको हेल्प लेना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पे सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। कुछ सर्जरीज होती हैं जैसे टेंडन ट्रांसफर, इस तरह की सर्जरी होती है जहां पर हाथ काम करना बंद कर दिए, फुट ड्रॉप हो गया, तो उस कंडीशन में उन सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर्स हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। MBMDT जो दवाई है उसके अलावा इसी तरह काफी लोगों का आई जो होता है, आईलिड होता है, वो ऊपर ही रह जाता है, पूरी तरह से नीचे बंद नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में कुछ विशेष प्रकार के चश्मे आते हैं जिनको लगा करके आपको बाहर निकलना है, तब लगा के निकलना ताकि धूल मिट्टी आंख में न जाए और वो फिर डैमेज न करे। सोते समय भी कुछ ग्लासेज आते हैं जिनको लगा करके सोना पड़ता है। इसी तरह से कई तरह के आंख की जो आईलिड है उसकी ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी होती है, उसकी भी मदद लेनी पड़ती है जिसको इसको ठीक करने में। तो लेप्रेसी को ठीक करना एक चीज हुआ, और लेप्रेसी के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ठीक करना एक चीज हुआ। तो इसमें मरीज को खुद बहुत जागरूक होकर अपने चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो यदि प्रॉपरली चीज किया जाए तो इसके जो नुकसानदेह एस्पेक्ट्स हैं, जो डिसेबिलिटी पैदा कर रही है, उसको भी काफी हद तक उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनाई जा सकती है। थैंक यू।